नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर हम आप सभी अपने छात्रों के लिए आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ विशेष सत्रों का आयोजन अपनी एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत करते हैं। साथियों, हमें जो कुछ लड़कों के या कुछ हमारे छात्रों के क्या कहते हैं कुछ मैसेजेस प्राप्त हुए थे, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि सर अगले माह में जो है वो पैट की परीक्षा भी आयोजित होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा कुछ उससे संबंधित चीज़ों को भी अपने अभ्यास सत्र में शामिल करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आगामी चर्चाओं में अब हम जो है वो पुलिस के साथ साथ पैट की परीक्षा को ध्यान में भी रखते हुए अपने अंक में प्रश्नों को शामिल करेंगे। और जैसा कि आज साथियों शुक्रवार का दिन है, और मैंने आपको बताया था कि शुक्रवार का दिन हम लोगों ने जो निर्धारित किया था वो वोकैब के दृष्टिकोण से, कि आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोकैब की चर्चा करेंगे, जिससे कि जो पैट की परीक्षा है और ये जो आपकी यूपी पुलिस के साथ साथ एक आने वाली मतलब राजपत्रित अधिकारी अगर बोले तो समूह खा बी ग्रेड की जो जॉब है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो उसके लिए भी कुछ हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं। तो उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए भी हम शुक्रवार को एक विशेष सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज का ये जो सत्र है हमारा एक तरीके से वोकैब विशेषांक के रूप में, उसके साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आइए आप सभी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़िए, और आज प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की चर्चा को और देखते हैं वाक्यांश विशेषांक का आज का पहला अपना प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो है साथियों हमारा वो तत्सम तद्भव से, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि ये सत्र जो है मुख्यतः 5 टॉपिक्स को लेकर के केंद्रित किया गया है। एक दो टॉपिक उसमें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर फोकस इसमें जो होगा वो पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विलोम, वाक्यांश और वर्तनी के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारे आज की चर्चा प्रारंभ हो रही है साथियों, और पहला प्रश्न तत्सम से है। जरा विकल्पों को देखते रहिएगा, बहुत क्लोज टू किया है मैंने। परीक्षा में इतने क्या कहते हैं तरीके से कहें तो इतने कठिन विकल्पों के साथ प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर आप इन प्रश्नों के उत्तरों को निकाल पाएंगे तो पेपर के प्रश्न जो होंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा, कतरना का तत्सम पद क्या होगा। अब विकल्प जरा देखिए, तो विकल्प की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ विकल्प के रूप में बेटा है ए कर्तन, बी कर्तारी, सी कर्तरी और डी कतरन। तो देखो कितने सब मिलते जुलते ही रख दिए हैं। थोड़ा सा बस क्या है, थोड़ा सा वर्णों के क्रम में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, जिससे उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है। तो कतरना का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? कतरना का मतलब होता है काटना, ठीक है, काटना, ठीक है, कतरना। जैसे दर्जी होता है ना, कपड़े को दर्जी क्या करता है, कपड़े को कतरता है, काटता है। तो अब ये पूछा है जो कतरना शब्द है उसका तत्सम पद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्तन। क्या होगा, कर्तन। अब यहाँ पे जो कुछ पद है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ करतारी। अब ये शब्द करतारी क्या होता है, तो ध्यान रखो, करतारी का मतलब होता है ताली बजाना, ताली बजाना, करतारी, ठीक है। कर मतलब क्या होता है, हाथ, हाथों को जोड़ना मिलाना, उसको हम बोलते हैं करतारी। और कतरन क्या होती है, ये शब्द देखो, जब कपड़े किसी चीज को हम क्या करते हैं, काटते हैं, जब उसको अपने उपयोग के लिए अपने अनुकूल बनाते हैं, ठीक है, अपने प्रयोग करने के दृष्टिकोण से उसका क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो उसमें से जो क्या व्यर्थ की चीजें, जो फालतू का पोर्शन होता है, जो आपके प्रयोग का नहीं होता है, वो जो बचा हुआ शेष भाग होता है, जिसको हम लोग बचे हुए भाग को जिसको हम लोग किस नाम से, अवशिष्ट के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कतरन के नाम से जानते हैं। तो कतरन एक तरीके से क्या होगा, कतरन का मतलब हुआ बचा हुआ शेष, बचा हुआ
या शेष, बचा हुआ या शेष। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन दो जो पद है। कभी कभी पूछ सकता है, मान लो इसी से पूछ दे कि कर्तारी का पर्यायवाची क्या होता है। अब ये क्वेश्चन को हम उठा दें, दूसरा क्वेश्चन बता दें कर्तारी का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको याद है कर्तारी का मतलब क्या होता है, ताली। कर्तारी का मतलब क्या होता है, ताली। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है गीध का तत्सम पद क्या होगा। देखिए वैसे तो प्रश्न बड़े सरल सरल है, लेकिन विकल्पों में आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। गीध का तत्सम पद क्या होगा, जरा देखो, ए गर्दभ, बी गृध, सी गृध और डी गिद्ध। अब देखो कितने सब मिलते जुलते रख दिए। कहोगे सर जी अब इसमें तो बड़ा कंफ्यूज हो गए, पेपर में तो ऐसे आते नहीं। लेकिन अगर इसमें से आप निकाल पा रहे हो तो पेपर में तो बहुत दो विकल्प तो ऐसे होते हैं कि जिनका उससे आसपास से मतलब ही नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृध। क्या हो जाएगा, गृध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब जरा इस वर्तनियों को पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको आंसर पे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला लिखा है उज्ज्वल, बी उज्ज्वल और सी उत्ज्वल और डी उत्ज्वल। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पर देखो तो बेटा इन दोनों को तो हटा ही दो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर देखो तो बेटा अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो, तुम लोग बोलते क्या हो, तुम लोग बोलते हो उज्ज्वल। क्या बोलते हो, उज्ज्वल। और अगर हम कहें कि इस ए को पढ़ करके दिखाओ, इस ए को पढ़ करके दिखाओ, तो देखो इसको बेटा पढ़ेंगे उज्ज्वल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब क्या उज्ज्वल बोलते हो, नहीं बोलते, उज्ज्वल नहीं बोलते, बोलते क्या उज्ज्वल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पर अगर पूछा जाए इस शब्द को कि इस शब्द का क्या उचित विच्छेद होगा। ठीक है, क्या उचित विच्छेद होगा, तो ये बनेगा बेटा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखो, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। तो जब उपसर्ग लगा तो बेटा वह दो प्रकार से पूछ देता है, एक उत्पल दे देता है और दूसरा विकल्प उज दे देता है। अब सब लोग यहाँ पे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी उज्ज्वल लगा उज हो जाएगा, नहीं। अगर इसमें उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग इसका क्या होगा, उत उपसर्ग होगा। क्या होगा, उत उपसर्ग होगा। और संधि के फलस्वरूप ये ता जो है वो किसमें, ये जा में बदल जाता है और ये क्या बन जाता है, उज्ज्वल बन जाता है। क्या बन जाता है, उज्ज्वल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा कितना बढ़िया है। जागृति का विलोम पद है, जागृति का विलोम पद है। ए सुषुप्ति, बी सुषुप्त, सी निद्रा और डी सुप्त। तो देखो जागृति का अगर हम विलोम बात करें तो यहाँ पर देखो जागृति का मतलब क्या होता है, जागृति का मतलब एक प्रकार से जागना, उठना, जागना या उठना। तो अब इसका क्या बनेगा, सोने से संबंधित होगा, सोने से संबंधित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुषुप्ति, ऑप्शन फर्स्ट सुषुप्ति। आप कहोगे सर जी सुषुप्त क्यों नहीं है, तो बेटा देखो सुषुप्त कब होगा, सुषुप्त होगा किसका, सुषुप्त होगा जागृति का नहीं, सुषुप्त होगा जागृत का। सुषुप्त कितना होगा, जागृत का। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या है, जिसमें उद्गार नहीं होते हैं, जिसमें उद्गार नहीं, जो सोया हुआ है। और जागृत का मतलब क्या होता है, जिसमें समय समय पर उद्गार हो जाते हैं, जिसमें समय समय पर उद्गार हो जाते हैं, जो जगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, जागृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा अचल और अचला का सही अर्थ क्या होगा, अचल और अचला का सही अर्थ क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है एक तरीके से अब कहोगे सर जी ये आपने क्यों शामिल कर दिया, तो देखो बेटा इसको शामिल करने का मतलब ये है कि इससे आपका कहीं ना कहीं एक पर्यायवाची भी हो रहा है। ठीक है, अगर आपको मीनिंग मालूम है तो आप पर्यायवाची भी निकाल पा रहे हो। वैसे ये प्रश्न तो है शब्द युग्म का, श्रुति सम भिन्नार्थक का, तो ये आरो यारो के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करें पैट की और बात करें अगर किसकी, बात करें पैट की और अगर बात करें किसकी, यूपी पुलिस परीक्षा की, तो उसके लिए तो ये सिलेबस में है ही, शब्द युग्म आपका है। लेकिन आरो यारो की बात करें तो आरो यारो में बेटा ये पर्यायवाची के रूप में आपसे अगर ये मान लो शब्द युग्म ना पूछा, आपसे बोले अचल किसका पर्यायवाची है, तो प्रश्न तो आपके सामने बन ही जाएगा। पूछ ले अचला किसका पर्यायवाची है, तो प्रश्न तो आपके सामने स्पष्ट है कि वो चाहे इस रूप में पूछे चाहे पर्यायवाची के रूप में पूछे। तो देखो
विकल्प देखते हैं। ए पर्वत और पृथ्वी, बी पृथ्वी और पर्वत, सी आकाश और पृथ्वी, डी आकाश और पर्वत। अच्छा अब देखो जरा बढ़िया चीज कि अब यहाँ पर मिलते जुलते हो गए। अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर बेटा अचला, अगर तुम्हें किसी भी एक शब्द को देख रहा हूँ, जैसे देखो हम अचला बोले तो अचला मतलब क्या होता है, जो चले ना, जो स्थिर हो, जो क्या हो, स्थिर हो। तो अचला किसका पर्यायवाची होता है बेटा, अचला जो होता है वो धरती का होता है। अब अगर अचला धरती का, तो अचला पद कहाँ लिखा है, दूसरे पद पे लिखा है। तो दूसरे पद पे धरती या पृथ्वी कहाँ लिखा है, तो दूसरे पद पे देखो पृथ्वी बेटा दो जगह लिखा है, एक पृथ्वी ए में लिखा है, एक पृथ्वी सी में लिखा है। तो यहाँ से दो विकल्प तो हट गए, पर्वत वाले तो नहीं होंगे, ठीक है। अब अचल का मतलब क्या होता है, अचल का मतलब जो चले ना, ठीक है। अब जो चले, अचल जो स्थिर हो, जो क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। अब एक पद क्या है, एक पद पुल्लिंग का है, एक पद स्त्रीलिंग का है, मीनिंग दोनों की एक ही है। जो स्थिर हो, जो गतिमान ना हो, उसे ही अचल भी बोलते हैं, उसे अचला बोलते हैं। तो अब अर्थ कैसे बदलेगा, तो देखो धरती जो है ना, पृथ्वी, उसको हम लोग क्या, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता, हम लोग बोलते हैं ना धरती माता, है ना। पृथ्वी हम लोग एक श्लोक उसको बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर माता है तो स्त्रीलिंग है, तो अचला स्त्रीलिंग वाला पद पृथ्वी का हो गया, तो पृथ्वी का मीनिंग बन गया अचला। अब अगर पुल्लिंग का लोगे तो अचल शब्द जो होता है वो किसका, पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, जो पर्वत भी क्या होता है, अपनी जगह से कहीं गतिमान होता है, नहीं, वो अपनी जगह पर क्या होता है, स्थिर होता है। तो अचल का अर्थ हो गया पर्वत। देखो यहाँ पर्वत कहाँ दिया है, तो अब ये दो विकल्प जब हट गए थे तो एक क्या बचा, एक बचा ए बचा और दूसरा क्या बचा, सी बचा। अब इसमें पहले में पर्वत ए में दिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, पर्वत और पृथ्वी, ठीक है। अचल का मतलब आकाश नहीं होता, आकाश नहीं होता। तो इस प्रकार से ये तीनों आंसर नहीं हुए, आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। ये अचल का मतलब पर्वत और अचला का मतलब पृथ्वी या धरती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मदनारी, बी जनार्दन, सी अच्युत और डी मुकुंद, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बेटा सही आंसर जो होगा वो सब जानते हो, इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए मदनारी। किसका होगा, मतलब बाकी आप जानते हो जनार्दन भी विष्णु को बोलते हैं, अच्युत आप लोगों ने सुना ही होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी हुई है, भजन इस समय चल रहे होंगे, आप लोग चर्चित सुनते हो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, ठीक है, राधिका वल्लभम, ठीक है, श्याम सुंदर भजे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्युत जो हो गया वो कृष्ण का पर्यायवाची हो गया, जनार्दन जो है वो कृष्ण का यानी विष्णु का अगर माने तो विष्णु यहाँ और कृष्ण एक ही है, तो विष्णु और कृष्ण का हो गया। और मुकुंद भी किसका, मुकुंद भी किसका, कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। अब मदनारी अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो मदनारी बनेगा किसका, तो देखो बेटा मदनारी जो बनता है ना वो बनता है शिव का पर्यायवाची। किसका बनता है, शिव का पर्यायवाची। अब बना कैसे, देखो इस शब्द को देखो मदनारी, तो मदनारी को जब देखोगे ना तो बेटा पद टूटेगा मदन धन अरि में, मदन धन अरि में। अब ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, मदन धन अरि में। अब मदन धन अरि को तोड़ोगे, मतलब ये मदन धन अरि को देखोगे तो ये अरि का मतलब क्या होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, और ये मदन शब्द बना। अब कई लोग होंगे ना मेरे भाई, कई लोग से अगर हम पूछते बेटा बताओ मदन किसका पर्यायवाची है, आंख बंद करके कह देंगे अरे सर जी मदन मतलब तो कृष्ण जी होता है, मदन। अरे नहीं भाई, मदन कृष्ण का नहीं होता है, कृष्ण का होता है मदन मोहन। ये भी ध्यान रखना, देखो शब्द को देखते जाओ, मदन मोहन ये कृष्ण है, मदन मोहन ये कृष्ण है मदनारी, मदनारी ये शिव है, मदनारी कौन है, शिव है। तो अब जाहिर सी बात है मदन मोहन, मोहन का मतलब मोहित कर ले, किसको, मदन को, मदन को जो मोहित कर ले वो कृष्ण है, ठीक है। मदनारी, मदन का जो दुश्मन है वो कौन है, शिव है। तो अरे भाई मदन भी तो कोई होगा ना, तो मदन किसका है, ध्यान रखो मदन जो पर्यायवाची बेटा किसका है, कामदेव का है, कामदेव का है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, मदन किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। कामदेव का मतलब क्या, कामदेव अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं कि बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है जिसका, ठीक है। तो कामदेव, कामदेव अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, तो सबसे सुंदर वो
गए। लेकिन अब कृष्ण कौन है? जो कामदेव को भी मोहित कर दे, यानी जो सबसे सुंदर है वो भी जिसकी सुंदरता पे मोहित हो जा रहा है वो है मदन मोहन। और आप लोगों ने कहानी सभी ने सुनी होगी कि कामदेव को वध किसने किया था? शिव ने किया था। ठीक है, जब उन्होंने उसकी तपस्या भंग कर दी थी तो आंख खोल करके उन्होंने कामदेव को जला दिया था और इसी कारण शिव का एक नाम पड़ा था मदनारी। क्या पड़ा था? मदनारी। तो ये शिव का हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए मदनारी, बाकी तीनों विष्णु के या कृष्ण के हो गए। अगला क्वेश्चन, कली, कली और कली शब्द का युग्म क्या होगा? विकल्प से देखोगे तो आप बहुत हद तक पहुंच पाओगे। देखो विकल्प पहला है कलयुग और अधखिला फूल, दूसरा पुष्प और कलयुग, सी अधखिला फूल और कलयुग, और डी कलयुग और देखो सारे देखो सर जी मतलब ऐसे विकल्प बनाए हो चारों में कि अब समझ में नहीं आ रहा। तो जरा ध्यान से देखो, एक चीज को पकड़ लो बस काम हो जाएगा। कली, कली तुम लोगों ने सुना होगा। कली किसको कहते हैं? कली किसको कहते हैं? कली ऐसा फूल होता है जो पूर्ण रूप से खिला हुआ नहीं होता, अधखिला होता, आधा खिला हुआ होता है। तो एक बात तो सही हो गई कि इस कली का मतलब हो जाएगा अधखिला फूल। तो यहाँ से विकल्प पहले ये पुष्प हटाओ, अब पहले पद पे है ना तो ये पुष्प हटाओ, अब पहले पद पे ना ये कलयुग होगा और ना ही ये कलयुग होगा, तो ये भी हटा और ये भी हटा, तो बचा क्या? कली मतलब अधखिला फूल। यही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी अधखिला फूल। और कली को बोलते हैं क्या? कलयुग। कली को क्या बोलते हैं? कलयुग। हम लोग बोलते हैं ना कि कलिकाल में भगवान का अवतार होगा, तो कलिकाल का मतलब क्या हुआ? कलयुग में। कलिकाल का मतलब क्या हुआ? कलयुग में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखो बेटा, निम्न के शब्दों में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। फिर से आपको एक शुद्ध वर्तनी बतानी है। बहुत बढ़िया पद है, इसको देखो बहुत बढ़िया बढ़िया पद दिए हुए हैं। इसमें पहला दिया हुआ संन्यास, दूसरा दिया प्रत्युपकार, दूसरा दिया हुआ दुरावस्था और आठवां दिया कैलाश। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब आप लोग जरा एक मिनट सोच करके लगाओ, फिर हम इसका आंसर देंगे। आप लोग विकल्प में देखें आप लोग कितने लोग इस प्रश्न को समझ पा रहे हो है। और मेरा पूरा उम्मीद है कि इसमें सबके आंसर अलग अलग होंगे। सबके आंसर आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट में जरा आंसर करें तो इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश, आपके सामने 4 शब्द लिखे। ठीक है, अच्छा चलो अब हम चर्चा करते हैं इसकी। चर्चा अगर हम करें तो जरा ध्यान से देखना, इस पद को तोड़ोगे तो पद टूटेगा समधन न्यास में। बस एक दिखाते चले जा रहे हैं। इस पद को तोड़ोगे तो ये टूटेगा प्रतिधन उपकार में। ठीक है, इस पद को तोड़ोगे तो ये टूटेगा दुधन अवस्था में। और ये तो जो है वो संधि पद है ही नहीं, कैलाश। ठीक है, आप जरा देखते हैं इन 3 को देख लेते हैं। पहले इन 3 को देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, ये तुम्हें यहां पर सम मिला। माँ कैसा है? आधा। और अगर माँ एक पद पे आ जाता तो हम लोगों ने एक नियम पर रखा, माँ संबंधी नियम। और माँ जो है वो परिवर्तित किस में होती है? अनुस्वार में होती है। माँ किस में बदलती है? अनुस्वार में। अगर इसकी जगह अनुस्वार आ गई तो ये अनुस्वार सा के ऊपर जाएगी, ये शब्द क्या बन जाएगा? संन्यास। यही शब्द होना चाहिए। क्या यही लिखा है? आंसर इसका यही सही है। आंसर इसका यही से। अब देखो बाकी के जो गलत है वो कैसे, जरा ध्यान से देखो। यहां पर क्या है? यहां पर ई है और ये क्या है? ऊ। ई के साथ ऊ। ठीक है, ई के साथ ऊ यानी जड़ संधि हुई। जड़ संधि हुई तो ई किस में बदला? या में बदला। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये या में बदला, या में बदला तो या के बाद ये ऊ कैसा है? छोटा कि बड़ा? लघु की दीर्घ? अब ये कैसा है? लघु है। तो अगर इसके साथ लघु बनेगा तो बताओ ये बनेगा कि ये बनेगा? बताओ ये बनेगा कि ये बनेगा? हर कोई जानता है कि ये इस प्रकार से होगा। तो इसका सही शब्द क्या बनेगा? प्रत्युपकार। क्या बनेगा? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार लिख लो, प्रत्युपकार। ये शब्द बहुत दिक्कत कर रहे हैं तुम लोगों को, सर जी ये क्या है? तो अब देखो यहाँ उपसर्ग क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। यही चीज यहाँ पर भी है। तुम लोगों ने एक नियम पढ़ा है विसर्ग का रा में परिवर्तन। एक नियम पढ़ा है विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो अब ये विसर्ग रा में परिवर्तित हो गई। अब इस रा के साथ बताओ जुड़ क्या रहा है? अवस्था की अवस्था। दो आ के क्या जुड़ा? आ जुड़ रहा है। तो बताओ ये क्या बनेगा? ये रा बनेगा या रा बनेगा? खुद ही देख पा रहे हो बेटा, ये मिल करके क्या बनाएगा? ये रा बनाएगा। अगर रा बनाएगा तो ये शब्द दुरावस्था ना होकर के क्या होगा? दुर्वस्था होगा। क्या होगा? दुर्वस्था होगा। ये सही वर्तनी होगी। ये वर्तनियां लिखते जाइए। और इस शब्द के साथ ध्यान रखिए कैलाश की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये वर्तनी होती है कैलाश।
कैलाश। इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार ये वर्तनी पूछी गई है और ज्यादातर लोग इसको गलत लिखते हैं। कुछ से लिखने को कह दो तो कहेंगे सर जी इसकी वर्तनी ये है, कुछ से कह दो सर जी इसकी वर्तनी ये है। मतलब तुक्का का ही भाव होता है, तुक्के का ही भाव होता है, वहां कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि सर जी इसकी वर्तनी क्या होगी। ध्यान रखिएगा, इसका शुद्ध वर्तनी होती है कैलाश। क्या होता है? कैलाश। यानी सा कौन सा आता है बेटा इसमें? सा इसमें आता है दंत सा। कौन सा आता है? दंत सा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शुद्ध पूछी थी तो शुद्ध हो गया आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? जरा ध्यान से देखो। ऑप्शन ए भोग और महल, ऑप्शन बी महल और भोग, ऑप्शन सी भोग और घर, और ऑप्शन डी घर और महल। तो साथियों ये देखो, प्रसाद तो आप सभी लेते हो, अभी जन्माष्टमी आप लोगों ने प्रसाद खाया होगा, तो प्रसाद का मतलब क्या हो गया? प्रभु का भोग, प्रभु का भोग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये महल हटाओ, ये घर हटाओ, ये भोग और भोग हो गया। इनमें से कोई एक आंसर होगा, ए या सी। और दूसरी अगर बात करें तो प्रसाद, हमने आपको लास्ट टर्न पे भी अपनी कक्षाओं में चर्चा कराई है, तो बताया प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है महल। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महल। तो अब यहाँ पर क्या है? महल। अगर घर को देखा तो घर को यहाँ पे हटा दिया, घर को यहाँ पे हटा दिया, तो महल वाला आंसर सही आंसर हो गया फर्स्ट, भोग और महल। भोग और प्रसाद का मतलब भोग और प्रसाद का मतलब महल। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प ए अभ्र, बी अंबर, सी द्यौ और डी उपयुक्त सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अभ्र हो चाहे अंबर हो चाहे ध्येय हो, ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी शक और शुबह के। ये ध्यौ शब्द याद रखिएगा, ध्यौ का मतलब अगर कभी, है ना, अगर कभी, वैसे तो इसका आंसर क्या होगा? आकाश ही होगा, लेकिन अगर कभी ना मिले तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंतरिक्ष देख लीजिएगा, ठीक है? अंतरिक्ष भी हो सकता है। कब? जब आकाश नहीं होगा, जब आकाश नहीं होगा, ऐसी स्थिति में इसको ध्यौ लगा देंगे, ठीक है? सिंह का तत्सम रूप निम्न में से क्या होगा? सिंह का तत्सम रूप निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए श्रृंग। अच्छा, अब यहां पर देखो, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने शब्दों को एकदम स्वरूप में एक ही जैसे स्वरूप में लिख दिया है। कहीं पर श्री का प्रयोग किया है, कहीं पर स्रा का प्रयोग किया है और कहीं पर वर्तनी ही पूरी तरीके से अशुद्ध कर दी है। अब इसको आपको पढ़ना है तो ध्यान रखिए, 4 विकल्प आपके सामने लिखे, जिसमें से सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्रृंग, सिंह, ठीक है? बात करेंगे तो यहां पर ये वाला पद, इसकी शुद्ध वर्तनी नहीं होगा, ये श्रा होता तो है, लेकिन यहाँ पर ये रा का प्रयोग नहीं होकर के री का प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, ऐसा कोई पद ही नहीं होता जिसमें रा के साथ री लग जाए, रा के साथ री लग जाए, ठीक है? तो ये तो पद ही नहीं बनेगा किसी भी प्रकार से, तो ये पद हट जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मैं कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं और पेपर में भी 3 से 4 बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक बार नहीं 3 से 4 बार रिपीट कर करके प्रश्न पूछता है, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत बन जाती हैं, ठीक है? संभावनाएं बहुत बन जाती है। अंबुज और अंबुद, जरा देखो, ऑप्शन ए बादल और सागर, बी कमल और सागर, सी कमल और बादल, डी सागर और कमल, सागर और कमल। अगर इसको देखें तो जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने बताया था इसमें बस एक चीज पकड़ लो, अंबुज हो चाहे अंबुद हो, इसमें दोनों में इतना पद कॉमन आ रहा है, अंबु, ये मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है? अंबु का मतलब क्या होता है बेटा? अंबु का मतलब होता है जल, अंबु का मतलब क्या होता है? जल। अब यहां पर सिर्फ प्रत्यय का खेल है, सिर्फ प्रत्यय का खेल है। अगर अंबु में जा लग जाएगा यानी ये क्या बनेगा? अंबुज। जल में जा लगेगा तो वो क्या बनेगा? मेरे ऑफलाइन के साथी बहुत अच्छे से जानते हैं, अंबु पानी के साथ जा प्रत्यय क्या बनाता है? कमल का पर्यायवाची बताता है। पानी के साथ दा का प्रत्यय क्या बनाता है? बादल का पर्यायवाची बनाता है। और पानी के साथ धी का प्रत्यय क्या बनाता है बेटा? सागर या समुद्र का पर्यायवाची बनाता है। किसका? सागर या समुद्र का पर्यायवाची बनाता है। सभी जानते हो ना? अब जरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? जा है, और यहाँ पर प्रत्यय क्या है? दा है। जा है, अगर जा है तो बेटा ये क्या होना चाहिए? कमल का होना चाहिए, और वो दा है तो वो बादल का होना चाहिए। देख लो, जा में कमल कहाँ पे? कमल यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो पहले ये दोनों तो हटा दो, ये दोनों तो हटा दो। अब दूसरा क्या देखना है? दूसरा दा में बादल देखना है, तो बादल कहाँ पे बेटा? बादल यहाँ पे, यानी ये भी हट गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखो ये प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, देखो एक बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, देखो ये पूछ सकता है अंबुज
इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रश्न की संभावना बहुत होती है। अम्बुधि, अब ये बताओ क्या होगा सही। दूसरा पूछ सकता है अम्बुध, अम्बुधि, ये हो सकता है। तीसरा पूछ सकता है अम्बुधि, अम्बुधि, अम्बुध, ये हो सकता है। नहीं बन सकता है। अब देखो विकल्प यही रहेंगे, लेकिन बस आंसर बदलता चला जाएगा। आंसर, अब आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है कि जल के साथ क्या, अम्बु के साथ जल के साथ। अब यहीं पे क्या हो सकता है, जल लोगे तो जलज भी हो सकता है, तो जलज, जलधि, जलद, वारिद, वारिज, वारिद, ठीक है। इसी प्रकार से तोयधि, तोयज, तोयद, इस प्रकार से कितने ढेर सारे शब्द होंगे वो सब इसी से परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसका प्रश्न पेपर में बहुत आसानी से बनता है। अगर छोटा सा ही कॉन्सेप्ट तुम निकाल सकते हो तो कभी भी तुम्हारा प्रश्न का आंसर नहीं गड़बड़ होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची है विकल्प ए चतुरानन, बी ऋषिकेश, सी पंचानन और डी वासुदेव। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो विष्णु का पर्यायवाची बेटा यहाँ बनेगा बी ऋषिकेश। अब देखो अंतर क्या है, चतुरानन की बात करोगे ना तो ये बनेगा ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका बनेगा, ब्रह्मा का, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसका मतलब हुआ चतुर्धन आनंद, चतुर्धन आनंद, चार आनंद का मतलब मुंह है जिसके, चार मुंह जिसके हैं वो है ब्रह्मा, ठीक है। पंचानन, अब इसको तोड़ोगे तो बेटा क्या टूटेगा, ये टूटेगा पंचधन आनंद, पंचधन आनंद में। अब पंचधन आनंद में तोड़ोगे तो बेटा ये क्या बनेगा, पांच, फिर आनंद का मतलब मुख है जिसके, यानी पांच मुख है जिसके, कौन है, वो शिव है। आप लोगों ने पहिया पढ़ा होगा, आरती पढ़ी होगी आपने, है शंकर जी के जब बोलते हो तो उसमें क्या बोलते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, है। तो ये देखो ये क्या, एकानन कौन है, एकानन हो गया विष्णु, है। चतुरानन कौन है, चतुरानन हो गया ब्रह्मा, और पंचानन कौन है, पंचानन हो गया शिव, पंचानन कौन हो गया, शिव। और वासुदेव आप सभी जानते हो, वासुदेव किसका है, वासुदेव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। तो विष्णु का क्या हो गया, ऑप्शन बी ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा देखो, आदृत का विलोम पद क्या होगा, आदृत का विलोम पद क्या होगा। ऑप्शन ए वृत्त, बी अनावृत्त, सी अनादृत और डी अनासक्त। तो देखो बेटा ये आदृत का पद लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पद में क्या है, यहाँ इस पद का प्रारंभ किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। और हमने बताया किसी पद का स्वर से प्रारंभ हो तो इसका विलोम लगाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस अन के साथ क्या करोगे, इस अन के साथ आदृत लगा दोगे, आदृत लगा दोगे तो शब्द क्या बनेगा, ये शब्द इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, ये शब्द बना देगा अनादृत। क्या बना देगा, अनादृत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर बात करोगे अनावृत तो बेटा इसका क्या होगा, ये आवृत का होगा, ठीक है। आवृत का क्या होगा, अनावृत। और अनासक्त किसका होगा, आसक्त का होगा अनासक्त, इसका आसक्त का होगा अनासक्त, ठीक है, पक्का। तो ये आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, कर्तरी का तद्भव पद होगा, कर्तरी यानी तत्सम जो है इसका तद्भव पूछ रहा है। ऑप्शन बी करती, बी कतरी, सी ताली और डी कैची, ठीक है। तो कर्तरी का तत्सम, अब जरा यहाँ पे देखो, तो तत्सम के लिए अगर बहुत छोटा सा अगर हम कहें, सॉरी तद्भव पूछ रहा है ना, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो कर्तरी, कर्तरी का मतलब क्या होता है, अगर आपको मीनिंग मालूम हो तो मीनिंग से आप निकालोगे। कर्तरी का मतलब होता है काटने वाला, कर्तरी का मतलब क्या होता है, काटने वाला। और काटने का काम किसका होता है, उसका काम होता है कैंची का। तो कर्तरी का तद्भव हो जाएगा कैंची। यानी अगर आपसे पूछा जाए कैंची का तत्सम क्या होता है, ध्यान रखना कैंची का तत्सम होता है कर्तरी, ठीक है, कर्तरी। अगला प्रश्न देखो, कबूतर का पर्यायवाची है, कबूतर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कपोत, बी हरित, सी रक्तलोचन। तो कई मेरे साथी देखो इसमें दो तो इन्होंने सुने ही नहीं होंगे, हरित और रक्तलोचन की चर्चा ही नहीं की होगी, है। जो कुछ लगाएंगे तो कुछ साथी क्या होगा, कपोत पे लगा देंगे, और जो नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे, सही उपयुक्त सभी पे लगा लो। तो तुक्का भले सही हो जाए, लेकिन याद रखेगा आपको ये दोनों पर्यायवाची याद करने हैं। ये दोनों किसके होते हैं, ये दोनों पर्यायवाची कबूतर के होते हैं। किसके होते हैं, कबूतर के होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कबूतर का पर्यायवाची क्या होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न क्या है, श्लील का विलोम शब्द है, श्लील का विलोम पद है। विकल्प ए अश्लील, विकल्प बी दुश्लील, विकल्प सी विश्लील और डी सलिल। तो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं, विलोम पद बनाना है तो इस शब्द का प्रारंभ किससे हुआ, व्यंजन से हुआ। हमने बताया व्यंजन से होगा तो विलोम पद बनाने के लिए उपसर्ग क्या होगा, आ उपसर्ग लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अश्लील। देखो मीनिंग क्या होता है, श्लील का मतलब क्या होता है, श्लील का मतलब सुनो,
श्लील का मतलब होता है बेटा सभ्य, ठीक है। श्लील का मतलब होता है सभ्य, और अश्लील का मतलब क्या होता है? असभ्य। अश्लील का मतलब क्या होता है? गंदा, बुरा या असभ्य। और श्लील का मतलब हो गया अच्छा, सदाचरण वाला, या क्या बोलते हैं, सदाचारी। अच्छा, सदाचरण वाला या सदाचारी। तो यहाँ पे श्लील का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन ए अश्लील। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट और अनिष्ट शब्द का युग्म का अर्थ क्या होगा? तो देखो बेटा, अनिष्ट पहला है निष्ठाहीन और हानि, दूसरा है हानि और निष्ठाहीन, हानि और लाभ और निष्ठाहीन। तो जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखे हैं अनिष्ट। इस शब्द को देखो, अगर इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा आधन निष्ठ में, आधन निष्ठ में। और निष्ठ का मतलब जानते हो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा का मतलब क्या होता है? निष्ठा का मतलब होता है कि आपकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी के प्रति आप कितना विश्वास रखते हो। निष्ठा का मतलब होता है विश्वास। निष्ठा का एक अर्थ होता है विश्वास, कितनी विश्वसनीयता है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्ठा का मतलब हो गया विश्वास, और आ उपसर्ग जो होता है वो नहीं के लिए होता है। आ उपसर्ग जो होता है वो किसके लिए होता है? नहीं। तो यहाँ पर जिसमें निष्ठा नहीं है, जिसमें निष्ठा नहीं है, यानी वो क्या कहलाएगा? निष्ठाहीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा। अनिष्ट से एक ही निष्ठाहीन है। यहाँ पर हानि दिया, लाभ दिया, ये होगा नहीं, तो इसको हटा दो। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अनिष्ट का मतलब होता है हानि, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि यार क्या फायदा किसी का अनिष्ट करके, अनिष्ट करके क्या फायदा, ठीक है। हम उसका अनिष्ट करेंगे, कल हमारा अनिष्ट होगा। तो अनिष्ट का मतलब हो गया नुकसान। किसी का कभी हमें नुकसान नहीं सोचना चाहिए, तो नुकसान का मतलब हो गया हानि से, तो अनिष्ट का मतलब हो गया हानि। इसका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए अब्ज, बी अर्णव, सी वारिद और डी तोयर। अब देखो पीछे क्वेश्चन जो पढ़ाया था वहां से देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था जरा देख लो बेटा, जरा देख लो। यहाँ पे ये जा मिल गया, यहाँ पे ये दा मिल गया, यहाँ पे दा मिल गया। जरा शब्द को तोड़ोगे तो ये टूटेगा अप धन जा, ये बनेगा वारी धन दा, और ये बनेगा तोय धन दा। बहुत बढ़िया तरीके से शब्द बन गया, तोय धन दा, तोय धन दा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वारी का मतलब भी जल होता है, तोय का मतलब भी जल होता है, अप का मतलब भी जल होता है। अप का मतलब भी क्या होता है? जल होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर दा प्रत्यय लग गया तो हमने बता दिया दा प्रत्यय किसको होता है? दा प्रत्यय निरूपित करता है किसको? बादल को। किसको निरूपित करता है? बादल को। तो यानी ये दोनों तो किसके हो गए? बादल के हो गए। और यहाँ पर बेटा क्या प्रत्यय लग गया? जा प्रत्यय। हमने कहा जा प्रत्यय किसको निरूपित करता है? तो बताए थे बेटा कमल को। तो यहाँ पे ये अब्ज किसका हो गया? कमल का हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन बी अर्णव। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव होगा। अर्णव का मतलब समुद्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा पाश्चात्य का विलोम पद है। पाश्चात्य का विलोम पद है। ए पौरस्त्य, बी पौर्वात्य, सी परिष्कृत और डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा पाश्चात्य का विलोम जो होगा साथियों वो अधिकतर पेपरों में जब पूछा जाता है तो विकल्प में पौर्वात्य दिया होता है। लेकिन अगर कभी पौर्वात्य ना दिया जाए, ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है आपको क्वेश्चन कि कई बार आपके सामने ये विकल्प नहीं मिलेगा। देखो इस तरीके से अगर हम इस प्रश्न को बनाएं तो ये बना सकते हैं पाश्चात्य का क्या होगा। तो पाश्चात्य का देखो एक विलोम हम क्या बना सकते हैं? पाश्चात्य का विलोम हम बना सकते हैं पश्चिम, पूरब, ठीक है। पश्चिम, पूरब, परिष्कृत और पौरास्त्य। पौरास्त्य, ठीक है। हाँ, पौरास्त्य कर लो इसको, पौरास्त्य, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर तुमने पेपर में पढ़ा जो कि सामान्य रूप से दिखाई देता है कि पाश्चात्य का शब्द होता है पौर्वात्य, ठीक है। पाश्चात्य का शब्द होता है पौर्वात्य, यानी पौर्वात्य अगर नहीं दिया है तो अब यहाँ पर क्या करोगे? तो अब यहाँ पर पौर्वात्य का मतलब पाश्चात्य का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आता हो तो ऐसे कर सकता है कि सर पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है? ऐसी शिक्षा जिसका संबंध किससे हो? पश्चिम से हो। तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि पाश्चात्य शब्द पश्चिम से है। अब अगर पश्चिम से और इसका विलोम पूछ रहा है तो तुम 100% जाओगे सर पश्चिम का तो पूरब होता है, तो पूरब लगा दोगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर पूरब पश्चिम का नहीं पूछ रहा है, वो पश्चिम से संबंधित जो है
यानी पाश्चात्य का विलोम पूछ रहा तो वो पूरब ना होकर के पौर्वात्य होगा। पौर्वात्य का मतलब होगा जो पूरब से संबंधित हो, पूरब से संबंधित। लेकिन अब वो तुम्हें वहां दिख ही नहीं रहा, तो आंसर देखो इसका क्या होगा, आंसर इसका बनेगा पौरस्त। क्या बनेगा, पौरस्त। तो अब इस प्रकार का विकल्प कर सिंगल हो तो याद रखना कि क्या पाश्चात्य का पौरस्त हो सकता है। तो यदि इसका पौरास्त और पौर्वात्य दोनों का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर पौर्वात्य ना मिले तो आप कंफ्यूज ना होना, देखना क्या पौरस्त दिया हुआ है कि नहीं दिया हो। तो अगर पौरस्त दिया होगा तो पाश्चात्य का वो विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अट्टालिका का तद्भव पद क्या होगा। अट्टालिका का तद्भव पद क्या होगा। विकल्प ए आट, बी अट्टल, सी अटारी और डी आना। तो अट्टालिका का मतलब होता है अटारी, ऑप्शन सी अटारी इसका क्या होगा, इसका तद्भव पद हो जाएगा। साथियों अटारी आप सभी जानते हैं ना, अटारी जिसको हम लोग कई क्षेत्रीय भाषा में दुछत्ती के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है ना, दुछत्ती के। अट्टालिका महल के ऊपर की जो एक तरीके से इमारतें होती हैं उसको अट्टालिका के नाम से भी जाना जाता है, इमारतों को अट्टालिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, अटारी हो गया। क्या हो गया, अटारी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 22वां, निम्नलिखित में से फिर से एक बार शुद्ध वर्तनी वाला पद आ गया और चारों मैंने क्या किए, शब्दों को बस क्या वर्णों के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया। शुद्ध वर्तनी आपको देखनी है तो चारों विकल्प आप देख लो, चारों विकल्प एक बार देख लो और देखने के बाद देखो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, वो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रृंगार। ये भी पेपर के लिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो पेपर में लगातार घूम फिर करके आपके सामने आता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न ध्यान रखो, विज्ञ का विलोम पद क्या होगा। विज्ञ का विलोम पद क्या होगा। विकल्प ए अज्ञ, बी प्रज्ञ, सी बहुज्ञ और डी सर्वज्ञ। बहुज्ञ को चलो बहुज्ञ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे पद तो बहुज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखो विज्ञ का विलोम पद क्या होता है, विज्ञ का विलोम पद होता है अज्ञ। विज्ञ का विलोम पद क्या होता है, अज्ञ। अब यहाँ पर ध्यान रखो अगर पूछा जाए विज्ञ का पर्यायवाची क्या है या समानार्थी क्या है, पर्यायवाची या समानार्थी, तो ध्यान रखना विज्ञ का पर्यायवाची या समानार्थी पद क्या होता है, वो प्रज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो कभी अगर पूछा जाए, ध्यान रखो कभी अगर पूछा जाए अज्ञ का विलोम क्या है, तो ध्यान रखना अज्ञ का विलोम दोनों होगा, या तो वो विज्ञ होगा या वो क्या होगा, प्रज्ञ होगा। क्या होगा, या प्रज्ञ होगा। ठीक है, विज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा, पक्का। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश, इसको वाक्यांश कर लो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से वही किया है, विकल्प अलग अलग ना दे करके उसकी सिर्फ क्या की है, वर्तनी को बदलने का प्रयास किया है। पहला असूर्य दर्शन, दूसरा असूर्य पश्य, तीसरा असूर्य पश्य और असूर्य पश्य। तो जरा ध्यान से देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये सूर्य ही नहीं सही है, ये हटा दो। ठीक है, देखने को क्या, दर्शन भी हो सकता है पश्य, लेकिन देखना पद जो होता है वो पश्य धातु से बना, पश्य धातु से, पश्य का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो पश्य से बना, तो यहाँ पर पश्य शब्द होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये दर्शन का पद हट गया। अब कहोगे सर जी दो तो हमने यहाँ पे हटा दिया, दर्शन और पश्य हट गया। अब यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे देखो पश्य होता है पर्शिया नहीं, पश्य होता है पर्शिया नहीं, तो ये शब्द भी हट गया। सही आंसर क्या बना, आंसर बना असूर्य पश्य। इस शब्द को तोड़ोगे ना तो देखो टूटेगा आ सूर्य। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, है ना, पश्य धातु के रूप पढ़े होंगे, पश्य धातु के रूप पढ़े होंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में धातु रूप में, पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्यावा पश्यामा के रूप में, जिसका मतलब होता है देखने से, जिसका अर्थ क्या होता है, धातु में देखने से संबंधित होता है। तो देखो यहाँ पे आ उपसर्ग है, जिसका मतलब क्या है, नहीं है। सूर्य का अर्थ सूरज से हो गया और पश्य धातु का मतलब हो गया देखने से संबंधित। तो जिसने सूर्य को नहीं देखा है कभी नहीं, जो सूर्य को स्त्री ना देख सके, उसे हम किस नाम से जानते हैं, असूर्य पश्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, असूर्य पश्या के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए दुर्गम, बी अभेद्य, सी दुर्जय और डी असंभव। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसके लिए शब्द होगा ऑप्शन बी अभेद्य। क्या होगा, अभेद्य। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दुर्गम शब्द दिया हुआ है, तो दुर्गम का मतलब क्या होता है, तो देखो दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो।
जहाँ जाना कठिन हो। ठीक है, दुर्गे जो कठिनाई से जाना जा सके, जो कठिनाई से जाना जाए, जो कठिनाई से जाना जाए, जो कठिनाई से जाना जाए, वो क्या कहलाएगा? दुर्गे कहलाएगा। और असंभव सभी जानते हो, जो संभव नहीं हो, जो संभव नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? असंभव बोलते हैं। जो संभव नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? असंभव बोलेंगे। पक्का? ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। तो साथियों, इस प्रकार से जो आज हम लोगों ने 3 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आरओ, एआरओ, पैट और उत्तर प्रदेश पुलिस की अपनी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वोकैब के एक सत्र को लिया था। तो आशा करता हूँ आज के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी होंगे। आप इन प्रश्नों पर अपना अभ्यास करिए, इन प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परीक्षा में अवश्य दिखाई देंगे और आपका जो परीक्षा में जो एक सपना है एक नौकरी को प्राप्त करने का, उस ओर ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। तो साथियों, इस शब्द के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ, ठीक है, कि हम अगले महत्वपूर्ण अंक में आपके सामने एक पूरा का पूरा अभ्यास सत्र लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।